हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 18 सितंबर 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और लास्ट में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और साथ में क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। समीर कुमार खरे एशियाई विकास बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए। आदित्य पुरी जी को यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एम्स की स्थापना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में नमामि गंगे और अमृत योजनाओं के तहत 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पेटीएम फर्स्ट गेम ने सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया। विराट कोहली ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर बने। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने यस बैंक के ग्राहकों को अपने उत्पाद वितरित करने के लिए यस बैंक के साथ एक कॉरपोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में संसद द्वारा विमान संशोधन विधेयक 2020 यानी कि एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 को पारित किया गया है। एशियाई विकास बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में जो भारत की जीडीपी है यानी सकल घरेलू उत्पाद, उसमें 9% की गिरावट आएगी। और मार्गरेट एटवुड को डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो ये देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री अलॉन्ग विथ इंडिया हैज़ कंडक्टेड 10th DTTI ग्रुप मीटिंग वर्चुअली। भारत के साथ किस देश ने 10वीं DTTI समूह की बैठक आयोजित की है। तभी हाल ही में भारत और यूएसए भारत और यूएसए ने मिलकर 10वीं DTTI ग्रुप मीटिंग आयोजित की है। तो जो DTTI है इसका फुल फॉर्म है डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, और इस साल ये 10वां डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव था। ये इंडिया और यूएसए के बीच में होता है हर 2 साल में हर 2 साल में ये आयोजित होता है। और अल्टरनेट इसका जो कंडक्शन होता है वो किया जाता है, यानी एक साल इंडिया में कंडक्ट होती है और एक साल यूएसए में। और इस साल ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज़ कराई गई है कोविड-19 के चलते। और यहाँ पे पार्टिसिपेट किया जो भारत की इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, यानी भारत के रक्षा मंत्रालय का जो डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट है, वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर राजकुमार जी, भारत की तरफ से इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और अमेरिका की तरफ से पार्टिसिपेट किया वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का जो डिफेंस फॉर एक्विजिशन एंड सस्टेनमेंट यूनिट है, वहाँ की सेक्रेटरी मिस एलन एम लॉर्ड ने। तो ये जो DTTI है यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, इसका काम है जो भारत और यूएसए है दोनों देशों के बीच बायलैटरल डिफेंस ट्रेड को बढ़ाना। इसके अलावा जो डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं उनको दोनों देशों द्वारा मिलकर उनका प्रोडक्शन करना, उनका डेवलपमेंट करना, ये भी एक एम है इस मीटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द रिसेंटली हेल्ड G20 इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीट। हाल ही में आयोजित G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो अभी हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता की है सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरेबिया। और इस मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है भारत के जो यूनियन मिनिस्टर हैं इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने। प्रकाश जावड़ेकर जी ने रिप्रेजेंट किया इंडिया को G20 इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीट में। और क्योंकि अभी G20 की जो अध्यक्षता है वो सऊदी अरेबिया के पास, तो सऊदी अरेबिया में 2020 में जितने भी इवेंट होने वाले हैं G20 के, तो सब के लिए एक कॉमन थीम डिसाइड की है और वो थीम है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। जितने भी इवेंट्स होंगे सबके लिए कॉमन थीम है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। तो इस मीटिंग के तहत 3 मेन एजेंडा पे डिस्कस किया गया। पहला एजेंडा था लोगों को एम्पावर करना और ऐसी कंडीशन बनाना जहाँ पे लोग रह सकें, वहाँ पे काम कर सकें, सरवाइव कर सकें। इसके लिए जो वीमेंस हैं और जो यूथ्स हैं, युवा हैं, उन पे अलग से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। दूसरा एजेंडा था जो प्लैनेट है यानी पृथ्वी है उसको सेफगार्ड करना, यानी उसकी रक्षा करना और उसके लिए एफर्ट्स करना। उसके अलावा तीसरा एजेंडा था नया फ्रंटियर बनाना और जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं और नई नई स्ट्रेटजीज़ हैं उनको अपनाना। तो जो G20 ग्रुप है यानी ग्रुप ऑफ 20, यहाँ पे 19 कंट्रीज़ हैं और साथ में इनके यूरोपियन यूनियन है। इसलिए इसे ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है।
तो यूरोपियन यूनियन है और साथ में 19 कंट्रीज़ हैं। 19 कंट्रीज़ हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और इन 19 कंट्रीज़ के साथ में यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ चेयर्ड द रिसेंटली हेल्ड IBSA फॉरेन मिनिस्टर्स मीट। हाल ही में आयोजित IBSA विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो अभी हाल ही में IBSA के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें से IBSA है इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। ओके, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका यानी IBSA। तो IBSA के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और वहाँ पे भारत की अध्यक्षता की है भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने। ओके, एस जयशंकर जी ने IBSA के फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग की अध्यक्षता की। तो इस मीटिंग में तीनों ही देशों यानी इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर शामिल हुए और तीनों देशों ने यहाँ पे अपना अपना एग्रीमेंट दिया कि वो एक दूसरे के लिए मतलब शांति फैलाने में साथ देंगे, उसके अलावा सिक्योरिटी में साथ देंगे, क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी साथ देंगे, उसके अलावा टेररिज्म यानी आतंकवाद को हराने में भी साथ देंगे, उसके अलावा मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम भी बढ़ेगा यानी इन तीनों देश आपस में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे। उसके अलावा तीनों देशों ने एग्रीमेंट दिया कि जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे कि अफ्रीकन यूनियन पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस, तो इस तरह की जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे भी एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे वॉज ऑब्जर्व। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। तो अभी हाल ही में 17 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे यानी विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। और इस साल के लिए थीम रखी गई थी हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। ओके, थीम याद रखिएगा, हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। तो हर साल 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है ताकि जो लोग हैं उनके बीच में अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैलाई जा सके कि पेशेंट सेफ्टी कितनी ज़रूरी है और लोगों को बढ़ावा दिया जाए कि वो भी अपना अपना कमिटमेंट दें पेशेंट सेफ्टी के लिए। और इसके लिए जो हेल्थ वर्कर्स हैं, ओके, तो हेल्थ वर्कर्स की भी सेफ्टी ज़रूरी है क्योंकि जब हेल्थ वर्कर सेफ़ रहेंगे तभी तो पेशेंट भी सेफ़ रहेंगे। तो इसीलिए इस साल की थीम रखी गई हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। तो इस साल हेल्थ वर्कर की सेफ्टी के लिए भी ग्लोबल अवेयरनेस फैलाया गया। और उसी के साथ ही जो कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 से जो लड़ाई में हेल्थ वर्कर्स अपना सहयोग दे रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो उनके काम और उनके डेडिकेशन के लिए रिकॉग्निशन देने के लिए भी ये दिन मनाया गया। तो आइए एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं सितंबर के इम्पॉर्टेंट डेज़। तो सबसे पहले 1 से लेकर 7 सितंबर तक चला नेशनल न्यूट्रिशन वीक। 2 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड कोकोनट डे। इस साल थीम रखी गई इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। उसके बाद 5 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। उसके बाद 7 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज़। उसके बाद 8 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल लिटरेसी डे और इस साल की थीम रखी गई लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। उसके बाद 9 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक और साथ ही में हिमालयन डे, और हिमालयन डे की थीम थी हिमालयाज़ एंड नेचर। उसके बाद 10 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे और इस साल थीम रखी गई थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। उसके बाद 12 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड फर्स्ट एड डे जो कि मनाया जाता है सितंबर के सेकंड सैटरडे को। ओके, और सेकंड सैटरडे था 12 सितंबर को और इसके लिए थीम रखी गई थी इस साल फर्स्ट एड सेव्स लाइव्स। उसके बाद 14 सितंबर को मनाया गया हिंदी दिवस। 15 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी और उसके साथ ही इंजीनियर्स डे। उसके बाद 16 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ओजोन लेयर और इस साल थीम रखी गई ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। और अब 17 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे और इस साल की थीम रखी गई है हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और समझ में भी आ रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एस्टिमेशन व्हाट विल बी द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन फिजिकल ईयर 2020-21। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD के आकलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में
भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का जो विकास दर है वो क्या होगा। तो अभी हाल ही में OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने अपना एस्टिमेशन दिया है भारत के सकल घरेलू उत्पाद के ग्रोथ रेट के लिए फिस्कल ईयर 2020-21 में, और उनके एस्टिमेशन के अनुसार जो भारत का जीडीपी है 2020-21 में 10.2% की दर से गिरावट आएगी उसमें। ओके, जो माइनस है ये माइनस इंडिकेट कर रहा है गिरावट को। ओके, तो 10.2% की गिरावट आएगी वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में। और इससे पहले जून में OECD ने अपना प्रेडिक्शन दिया था कि भारत की जीडीपी में जो है वो 16.7% की गिरावट आएगी, लेकिन अभी उन्होंने दोबारा से फिर से एस्टिमेशन दिया है और इस एस्टिमेशन के अनुसार जो भारत की जीडीपी है उसमें अब 10.2% की गिरावट आएगी। और OECD के ही अनुसार जो फिस्कल ईयर 22 है यानी 2021 से लेकर 22 का जो फिस्कल ईयर होगा वहाँ पे जो भारत की जीडीपी है उसका एस्टिमेशन लगाया गया है कि उसमें ग्रोथ होगी 10.7% की। ओके, जो OECD है इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं जोस एंजल गुरिया। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं जितनी भी अभी प्रिडिक्शन आई हैं भारत की जीडीपी को लेके। ये है फिस्कल ईयर 2020-21 के लिए, और जो निगेटिव साइन है ये इंडिकेट कर रहा है जीडीपी में गिरावट। ओके, तो केयर रेटिंग ने एस्टिमेशन दिया है कि भारत की जीडीपी में 8 से लेके 8.2% की गिरावट आएगी। एडीबी ने कहा है कि 9% की गिरावट आएगी। उसके बाद क्रिसिल का अनुमान है 9% की गिरावट। S&P रेटिंग ने 9% की गिरावट का अनुमान लगाया है। उसके बाद OECD ने अभी हाल ही में 10.2% का अनुमान लगाया है। उसके बाद फिच रेटिंग के अनुसार 10.5% की गिरावट आएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार 10.9% की गिरावट आएगी। मूडीज़ के अनुसार 11.5% की गिरावट आएगी। उसके बाद इंडिया रेटिंग्स के अनुसार 11.8% की गिरावट आनी है। गोल्डमैन शेयर्स के अनुसार 14.8% की गिरावट आएगी। और जो NSO है यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उसके अनुसार जो भारत की जीडीपी है उसमें इस साल 23.9% की गिरावट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पार्टनरशिप विथ विच बैंक टाइटन हैज़ लॉन्च्ड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉचेस टाइटन पे। किस बैंक की साझेदारी में टाइटन ने टाइटन पे नामक संपर्क रहित भुगतान घड़ियों को लॉन्च किया है। तो जो घड़ी निर्माता कंपनी है टाइटन, ओके, टाइटन कंपनी ने अभी हाल ही में SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है, और इस पार्टनरशिप के तहत एक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच लॉन्च की गई है और उस वॉच का नाम दिया गया है टाइटन पे। ओके, तो ये भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच है जिसका नाम दिया गया है टाइटन पे। और इस वॉच का यूज़ करके जो SBI बैंक के अकाउंट होल्डर्स हैं वो इस वॉच का यूज़ करके कॉन्टैक्टलेस ही पेमेंट कर सकते हैं POS मशीन में। और जो ये पेमेंट का कैप है मतलब कि 2000 तक का या उससे नीचे का ये पेमेंट कर सकते हैं, और इसके लिए कोई पिन की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, सिंपल इसमें जो है NFC यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन चिप का यूज़ किया गया है। टैपी टेक्नोलॉजीज़ द्वारा डेवलप की गई है ये चिप, और इस चिप का यूज़ किया गया है इन टाइटन पे वॉचेस में। तो इस NFC के द्वारा ही पेमेंट किया जा सकता है POS मशीन में। तो जो टाइटन कंपनी है वहाँ के चेयरमैन हैं N मुरुगनंदम। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1984 में और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका में। और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो 1806 में एक बैंक आया था, बैंक ऑफ कलकत्ता। उसके बाद आया बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में। उसके बाद 1843 में आया बैंक ऑफ मद्रास, और उसके बाद इन तीनों बैंक को मर्ज कर दिया गया 1921 में। ओके, 1921 में मर्ज करके एक नया बैंक बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद 1921 से 1955 तक रहा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जगह आ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसीलिए 1 जुलाई को मनाया जाता है भारत में SBI डे। तो अभी प्रेजेंट में जो चेयरमैन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ये हैं रजनीश कुमार। हेडक्वार्टर है SBI का मुंबई, महाराष्ट्र में, और टैगलाइन है द नेशन बैंक्स ऑन अस, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, विथ यू ऑल द वे, द बैंकर टू एवरी इंडियन, और अ बैंक ऑफ कॉमन मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ज्वाइन द जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट एज एन ऑब्जर्वर। हाल ही में कौन सा देश पर्यवेक्षक के रूप में जिबूती आचार संहिता में शामिल हुआ है। तो अभी हाल ही में भारत, ओके, इंडिया एज अ ऑब्जर्वर शामिल हुआ है जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट में। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑब्जर्वर, काफ़ी जगह आपने सुना होगा कि जो इंटरनेशनल या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे कुछ स्टेट्स को या कुछ कंट्रीज़ को ऑब्जर्वर का स्टेटस मिलता है। तो ये ऑब्जर्वर होता क्या है,
तो कोई भी कंट्री अगर वहाँ ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर नहीं है और अगर उसे ऑब्जर्वर का स्टेटस मिल जाता है तो वो कंट्री उस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी मीटिंग है और जो भी इवेंट्स हैं वहाँ पे वो प्रेजेंट रह सकती है, यानी उसमें शामिल हो सकती है। तो ध्यान ये दीजिएगा कि वहाँ पे वो सिर्फ शामिल हो सकती है ऑब्जर्व करने के लिए, बाकी किसी भी इवेंट या मीटिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। वो ऑब्जर्वर है, सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट रह सकती है। तो जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट जो है इसे जिद्दा अमेंडमेंट भी कहा जाता है और ये एक रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। ओके, मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था इसका 2008 में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और इस ग्रुप में 19 मेंबर्स हैं कंट्रीज़, और जो कंट्रीज़ हैं वो गल्फ़ ऑफ एदन, रेड सी, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड इंडियन ओशियन रीजन से हैं। और अभी हाल ही में भारत यहाँ का ऑब्ज़र्वर बना है और भारत के अलावा कुछ और भी ऑब्ज़र्वर हैं यहाँ के इस ग्रुप के, वो हैं नॉर्वे, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। इसके अलावा जो परमानेंट मेंबर्स हैं इस ग्रुप के वो हैं एरिट्रिया, इथोपिया, इजिप्ट, कोमोरोस, जॉर्डन, जिबूटी, मालदीव्स, केनिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, ओमान, मॉरिशस, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, सेचिलिस, सोमालिया, यूएई, यमेन, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बिल हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट फॉर टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। आयुर्वेद में शिक्षण और अनुसंधान के लिए संसद द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया है। तभी हाल ही में पार्लियामेंट ने इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा बिल 2020 को पास कर दिया है। ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा बिल 2020। तो इस बिल का एम क्या है? इस बिल का एम था कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा की स्थापना करना और उसको एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस दिलाना। ओके, यानी नेशनल लेवल की एक इंस्टीट्यूट का इस्टेब्लिशमेंट करना आयुर्वेदा के लिए, जिसका नाम दिया जाना है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। और इस बिल के अकॉर्डिंग जो गुजरात का जामनगर है वहाँ पे 3 आयुर्वेदा के इंस्टीट्यूट हैं जो कि हैं श्री गुलाब कुनवरवा आयुर्वेद महाविद्यालय, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेस। ओके, तो इन तीनों इंस्टीट्यूट को मिला के एक इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ मीडिएटेड द अब्राहम अकॉर्ड पीस डील बिटवीन इजराइल, यूएई एंड बहरीन। इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच किस देश ने अब्राहम अकॉर्ड शांति समझौते की मध्यस्थता की है। तभी हाल ही में इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच में एक ऐतिहासिक शांति समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं और उस शांति समझौते का नाम दिया गया है अब्राहम अकॉर्ड। और इस अब्राहम अकॉर्ड को मीडिएट किया है यूएसए ने, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने मीडिएट किया है अब्राहम अकॉर्ड को। तो इस समझौते के अनुसार जो यूएई है और जो बहरीन है ये दोनों देश इजराइल से अपने अपने एम्बेसडर एक्सचेंज करेंगे और साथ ही जो ट्रेड का सेक्टर है, टूरिज़्म, हेल्थ केयर और सिक्योरिटी, इन सारे सेक्टर में मिलके काम भी करेंगे। तो पिछले 26 सालों में ये पहली बार है जो कि किसी अरब देश का इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। तो सबसे पहली बार 1979 में इजिप्ट बना था पहला अरब कंट्री जिन्होंने इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद लास्ट टाइम 1994 में जॉर्डन ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया था इजराइल के साथ, और उसके बाद अब 26 सालों के बाद यूएई और बहरीन ने साइन किया है शांति समझौता इजराइल के साथ। और अब्राहम अकॉर्ड के भी अलावा इजराइल और बहरीन ने एक सेपरेट एग्रीमेंट साइन किया है और उस एग्रीमेंट को बोला गया है नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द न्यू नेम फॉर आगराज अंडर कंस्ट्रक्शन मुगल म्यूजियम। आगरा के निर्माणाधीन मुगल संग्रहालय का नाम क्या होगा। तो 2016 में जब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे अखिलेश यादव जी, ओके, जब अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर थे 2016 में, तब आधारशिला रखी गई थी एक नए म्यूज़ियम बनाने की आगरा में। उसका नाम था उस समय मुग़ल म्यूज़ियम, लेकिन काम अधूरा रह गया और अभी योगी आदित्यनाथ जी आ गए हैं सरकार में, तो अब उन्होंने इसका काम दोबारा से करवाना शुरू किया है और उन्होंने निर्णय लिया है कि जो मुग़ल म्यूज़ियम नाम था इसको चेंज कर दिया जाएगा और इस म्यूज़ियम का नया नाम रखा जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम। ओके, छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम नाम रखा जाएगा नया।
तो ये जो म्यूज़ियम है ये ताजमहल का जो ईस्ट गेट है वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, और इसका निर्माण कराया जा रहा था अखिलेश यादव जी के द्वारा, ताकि जो मुग़ल एरा था उनके कल्चर के बारे में, उनके आर्टिफैक्ट और उनके पेंटिंग और उनकी क्विज़ीन के बारे में लोगों को बताने के लिए, उनका कल्चर दिखाने के लिए इस म्यूज़ियम को बनाया जाना था। और इसके लिए जो प्रोजेक्ट का जो लागत था वो था 141 करोड़ रुपए, और इसके कंस्ट्रक्शन का लगभग 70% ही काम हुआ था, और 90 करोड़ इसमें से सैंक्शन हुए थे 141 करोड़ में। तो इस कारण से ये काम अधूरा रह गया था। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ जी ने निर्णय लिया है कि इसका काम दोबारा से शुरू होगा, और इसका नया नाम रखा जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं प्रेजेंट में, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। तो ये मूव करते हैं आज की वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड पोषण सरकार प्रोग्राम। मध्य प्रदेश सरकार ने पोषण सरकार कार्यक्रम शुरू किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि जो सितंबर का महीना है ये पोषण माह के तौर पे मनाया जाएगा, और उसी की गाइडलाइन पे मध्य प्रदेश सरकार ने पोषण सरकार लॉन्च किया है। नेक्स्ट है VI बिगिंस इंटीग्रेटेड 4G नेटवर्क गीगानेट। तो जो वोडाफोन और आइडिया, इन्होंने अभी हाल ही में खुद को रीब्रांड किया था, और इनका नया नाम था VI। ओके, तो VI ने अभी एक नया 4G एकीकृत नेटवर्क लॉन्च किया है हाई स्पीड इंटरनेट के लिए, और उसका नाम दिया गया है गीगानेट। नेक्स्ट है वेटरन स्कॉलर ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस डॉक्टर कपिला वत्स्यायन पास्ड अवे एट 92। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के वयोवृद्ध विद्वान डॉक्टर कपिला वत्स्यायन का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है शेन वॉर्न हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ राजस्थान रॉयल्स। तो जो ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी स्पिनर हैं शेन वॉर्न, उन्हें अभी हाल ही में IPL की एक टीम है राजस्थान रॉयल, वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर और मेंटर के तौर पे नियुक्त किया गया है। और लास्ट है इश्तियाक अहमद ऑथर द बुक जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री। तो पाकिस्तानी लेखक हैं इश्तियाक अहमद, इन्होंने अभी हाल ही में जिन्ना के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम है जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था विच बैंक हैज़ टॉप्ड इन ईज बैंकिंग रिफॉर्म 2.0 इंडेक्स रिलीज्ड बाय इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा जारी ईज बैंकिंग रिफॉर्म 2.0 इंडेक्स में किस बैंक ने टॉप किया है। तो ईज बैंकिंग रिफॉर्म 2.0 इंडेक्स में टॉप किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ओके, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा इज़ द राइट आंसर।